अस्सलाम वालेकुम गाइस, सब्सक्राइब करें कश्मीर स्टैट चैनल को और बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको दरबार मई तोती साहिबा की तारीख़ और उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ वाक़यात के बारे में बताऊंगा जो शायद इससे पहले, लिहाजा इस वीडियो को एंड तक देखें और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। हज़रत किबला माई तोती साहिबा का मज़ार खरेटा से जनूब की जानब तकरीबन 5 किलोमीटर पर अपनी पूरी आबोताब और शान व शौकत के साथ वाक़या है और इसी मज़ार के बाद इस इलाके को दरबार के नाम से पुकारा जाता है। हज़रत माई तोती साहिबा का मज़ार अपने हुस्न व जमाल के एतबार से एक बेनज़ीर तामीराती शकार है जो कि एक रूह परवर नज़ारा पेश करता है। हज़रत माई तोती साहिबा जाट बरदरी से तल्लुक़ रखती थी। वालिद साहब का नाम बहावल था। बहावल के यहाँ कोई औलाद नहीं थी और उनका तल्लुक़ दन्ना से था। उनके पीर व मुर्शिद हज़रत बाबा कमला बादशाह जिनका तल्लुक़ नकियाल से है थे। बाबा कमला बादशाह अक्सर दन्ना आया करते थे। हज़रत माई साहिबा के वालिद ने उनसे दुआ की इस्तदा की। बाबा जी ने दुआ की और कहा कि तुम्हारे यहाँ एक बेटी पैदा होगी जिसका नाम तोती होगा। वो खुश हुए और कहा कि अगर हुई तो मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। जब आप पैदा हुई तो आपका नाम पोली रख दिया गया। आपकी वलादत से घर के माशी हालात बदल गए और खुशहाली आ गई। वो बहुत बोली बाली और सादा तबीयत की मालिक थी। जब आपकी उम्र 12 बरस हुई तो आपको हज़रत बाबा कमला बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया गया। बाबा कमला बादशाह भी आपको बेटियों की तरह चाहते थे। बाबा जी जब रात को सो जाते तो आप भी हथेलियाँ चारपाई के पाँव के नीचे रख कर सो जाती। जब आपकी उम्र 15 बरस थी तो आपकी शादी करने का फैसला किया गया। आपकी शादी दन्ना सलूट के भुट्टा नामी एक लड़के के साथ हुई। एक दिन हज़रत माई साहिबा लंगर की रोटियां पका रही थी। वहां हज़रत बाबा कमला बादशाह भी मौजूद थे। वो बड़े खुशगवार मूड में थे तो माई साहिबा बाबा कमला से शिकवा करने लगी कि इतने लोग आपसे फैज़ पाते हैं मगर मुझे अभी तक रंग नहीं लगा। बातें करते हुए आपका ध्यान रोटी की तरफ ना रहा और रोटी जल गई तो हज़रत कमला बादशाह ने गुस्से से आपका सर पकड़कर चूल्हे में दे दिया और फरमाया, अपने सामने जल्दी हुई रोटी की खबर नहीं ले सकती, वलायत और मार्फत का मकाम हासिल करना चाहती हो। आग के शोले गुरो गुलजार बन चुके थे और यूं जब आपको आग से कोई नुकसान न पहुंचा तो बाबा जी ने फरमाया कि अब तुम्हारी करामात ज़ाहिर होने लगी हैं। फिर फरमाया कि तोती उड़ जा। आपके हुलिया मुबारक के बारे में काफ़ी इख्तलाफ पाया जाता है, ख़ास तौर पर आपके रंग और कद के मामले में। कुछ लोगों का कहना है कि आपका रंग गंदमी था, मगर जिन लोगों ने आपको फैज़ुल उम्री में देखा उनके रुखसार पर एक काला तिल भी था। आपने रंग गंदमी पाया, मगर कवि राय है कि आपका चेहरा पुरनूर और रंग हर दर्जा सुर्ख व सफ़ेद था। चेहरा खासा भरा हुआ और चौड़ा था, पेशानी कुशादा, आंखें स्याह मगर तफक्कर अमेज़ और इश्क हकीकी के नशे से मखमूर थी। कद कदरे लंबा था, बाल लंबे और थोड़े से गंगरीले थे। जिन लोगों ने आपको बुढ़ापे में देखा उन्होंने कहा कि आपके बाल थोड़े से थे और सफ़ेद थे। कभी कभी ख़वातीन मेहंदी लगा देती। आपको कभी किसी ने खाना खाते नहीं देखा। नज़र न्याज जो कुछ आता, अगर कोई इसरार करता तो खाती, खुद एक नवाले ले लेती। खाने में मीठी रोटी खुश होकर खाती या दूध खुश होकर पीती थी। खाना बहुत कम खाती। आगे मैं आपको हज़रत माई तोती साहिबा के चंद करामात बताता हूँ। हज़रत बाबा कमला बादशाह से फैज़ हासिल करने के बाद आप जम्मू में तशरीफ़ ले गईं। जम्मू के इलाके में आपने धुआं लगाया हुआ था कि एक शख्स का जिसका नाम शाह मोहम्मद था आया, वो कत्ल करके आया था। माई साहिबा के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। पुलिस उसके पीछे थी। आपने उसके हक़ में दुआ की और फरमाया कि ये मिट्टी अपने जिस्म पर मल लो और फिर उसे कुमार शाह के नाम से पुकारा। फरमाया, जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकता। इस तरह पुलिस वाले ना तो उसको पहचान सके और ना ही उसका नाम पुलिस के रिकॉर्ड में था। यूं मुकदमा ख़त्म हुआ। वो शख्स फिर हज़रत माई तोती साहिबा के साथ आखिरी दम तक रहा और उसकी कब्र मज़ार के हाथा में मौजूद है। खरेटा से मुल्हक एक गाँव समलाहर की चंद औरतें हज़रत माई साहिबा के पास हाजिर हुईं।
ایک عورت کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اس نے منت مانی کہ اگر میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو بکرا نیاز دوں گی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، مگر وہ اپنی مانی ہوئی منت بھول گئی۔ جب لڑکا 7 سال کا ہوا تو وہ لڑکی بن گیا۔ تب علاقہ کے بزرگوں نے اس عورت سے کہا، کہیں کسی ولی کے ہاں منت تو نہیں مانی تھی؟ تب اس عورت کو یاد آیا اور وہ بکرا لے کر حضرت مائی صاحبہ کے در پر حاضر ہوئی اور معافی مانگنے لگی۔ جب معافی مانگی تو حضرت مائی صاحبہ نے دعا کی اور وہ لڑکی دوبارہ لڑکا بن گیا۔ حاجی لال صاحب روٹ والے کہتے ہیں کہ دربار کے نزدیک جو نالا ہے وہاں بے شمار سانپ ہوتے تھے اور سانپ وہاں سے گزرنے نہ دیتے۔ یہاں ایک شخص تھا جس کا نام بگا تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس نے گھاس کٹوانے کے لیے آدمی لگائے ہوئے تھے، وہ 40 افراد تھے۔ سانپ ان کے آگے جاتے، یہاں تک کہ سانپ ایک طرف رک گئے اور کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ان کو مار سکیں، کیونکہ وہ نہایت زہریلے سانپ تھے۔ اس شخص کی بیوی مائی صاحبہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ میرا ایک بیٹا ہے، اس نالے کے سانپ اسے کھا جائیں گے۔ یہ سن کر مائی صاحبہ نے فرمایا، تم جاؤ اور فکر نہ کرو، وہ سانپ کسی کو کچھ نہیں کہیں گے اور نہ کاٹ سکیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا اور آج بھی اس نالے میں بے شمار سانپ ہیں، مگر آج تک ان سانپوں نے کسی کو نہیں کاٹا، چاہے انہیں ہاتھ میں پکڑ لو۔ حضرت مائی طوطی صاحبہ نے جون 1988 میں وفات پائی۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ جب آپ دار فانی سے کوچ کر گئیں تو آپ 8 روز تک بیمار رہیں۔ وصال سے قبل آپ نے نہ تو کوئی نصیحت کی اور نہ ہی اس قسم کی کوئی باتیں کی۔ مائی صاحبہ کے مزار مبارک کے مغرب کی جانب ایک سوراخ موجود ہے، اس سے آج بھی ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آتی ہے۔ یہ سوراخ تقریباً 2 انچ گول ہے۔ حضرت مائی طوطی صاحبہ کا عرس مبارک مارچ کے مہینے میں منعقد ہوتا ہے۔ عرس کی تقریبات کا سرکاری سطح پر انتظام و انصرام کیا جاتا ہے۔ پاکستان اور کشمیر سے لاکھوں لوگ عرس کی تقریبات میں شرکت کرنے آتے ہیں۔ حضرت مائی صاحبہ کے مزار کے ساتھ ایک وسیع و عریض جامع مسجد بھی موجود ہے۔ یہ خانہ خدا اپنی بناوٹ اور خوبصورتی کے اعتبار سے ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ اگر آپ مائی صاحبہ کے مزید واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔